आज अगर उषा महतो का विरोध हो रहा है तो जब वो मंच पर चढ़कर भाषण दे रही थी तब लोग तालियां क्यों बजा रहे? विरोध उस वक्त भी होना चाहिए था। जनता ने सहर्ष स्वीकार। समिति बैठक में जब ये बात हुई थी तब उषा महतो ने एक खुलेआम उठकर ये कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं वीडियो ऑडियो वायरल कर दूंगा। तो इसमें क्या सच्चाई है? कौन से वीडियो प्रत्याशी थे, अगर उषा महतो जी के अलावा कुश को भी मिलता ना जी तो लोगों के बीच से ये आवाज आता कि कुश को छोड़कर बाकी 10 लोगों में से किसी को दे दीजिए। मतलब ये स्थिति उत्पन्न केवल और केवल जो प्रत्याशी जो फॉर्म भरे हैं उनकी ओर से महतो की तरफ से एक ऑडियो वायरल किया जाता है। आशीष महतो को पर पार्टी 5 साल के लिए निलंबित कर चुकी है। उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। क्या आशीष महतो ने जो कृत्य किया उसके लिए उषा महतो की जिम्मेदार? नमस्कार, जोहार। मैं विक्रम सिंह और भारत जनता में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक खास मेहमान के पास। वो हालांकि पहचान का मोहताज नहीं है, इन दिनों काफ़ी चर्चित चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेवीकेएस से हटकर जेएलकेएम जो नई पार्टी बनी है, जो जयराम दा का एक पार्टी है, उनके केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है सुशील मंडल जी। हमारे चैनल में स्वागत है सुशील मंडल जी। धन्यवाद विक्रम जी। आज हमारे साथ ये मौजूद है और जानेंगे ये जो चुनावी चर्चा है जो इन दिनों काफी चर्चित हो रही है। जेएलकेएम की पार्टी जयराम महतो की खास करके बात करें तो काफी चर्चित हो रही है, क्योंकि जो इन दिनों जो 2 सीट का जो जारी हुआ है उसमें काफी विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि निरसा, टुंडी, सिंदरी, इनमें जो सीट को घोषणा किया गया है इसमें काफी विवाद देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कारण है विवाद का? उन सीधे जो प्रवक्ता है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो रणनीति आप लोग की तय की गई थी सीट को लेकर, तो फिर विवाद कहाँ पर उत्पन्न हो रही है लोगों का? देखिए, विवाद की अगर बात करें तो जो जनता है उनके तरफ से कोई विरोध नहीं है। जनता ने जो डिसीजन हमारी केंद्र कमेटी ने लिया है, जो डिसीजन हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंशियल कमेटी ने लिया है, उसे सहर्ष स्वीकारा है। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके जो कैडर्स हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था विधायकी लड़ने के लिए, उनकी ओर से विरोध हो रहा है। तो चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारी पार्टी में एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी इस बात को रख सकते हैं कि एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम अ लीडर। कैडर कोई बनना नहीं चाहता है। अगर उन लोगों में से कोई अगर सही तौर पर अगर जेवीकेएस जेएलकेएम का कैडर रहेगा तो संगठन की तरफ जाएगा। लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं उनकी ओर से विरोध हो रहा है। जनता ने सहर्ष स्वीकारा है, जनता खुश है, जनता एक्सेप्ट कर रही है। आज आप देख सकते हैं धनबाद में हमारा अधिकार यात्रा भी चल रहा है। जनता काफी हर्षोल्लास के साथ उसमें शामिल हो। जनता के बीच से ही चुन के आते हैं विधायक, तो विधायक जो चुने जाते हैं वो आसपास के ग्रामीण लोग के मत के अनुसार चुने जाते हैं। तो सिंदरी की बात करें खास करके, तो सिंदरी में कुल 11 लोग नामांकन इसमें डाले थे, जिसमें कि उषा महतो भी थी। तो सारे जो 11 लोग डाले थे उनमें आप लोग का राय मशवरा भी हुआ था कि 11 में से उषा महतो को छोड़कर 10 को किन्हीं को भी दे देंगे तो हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन उषा महतो को दिया तो उस वजह से विवाद ज्यादा हो रहा था। क्या इस वजह? नहीं, देखिए, अगर उषा महतो जी के अलावा कुश को भी मिलता ना तो लोगों के बीच से ये आवाज आता कि कुश को छोड़कर बाकी 10 लोगों में से किसी को दे दीजिए। मतलब ये स्थिति उत्पन्न केवल और केवल जो प्रत्याशी जो फॉर्म भरे हैं उनकी ओर से ही किया जा रहा है। हाल ही में तो कई बात भी उठी थी कि उषा महतो और उसके पति ने लोकसभा जब चुनाव था उसमें से तो मैं इसका एकदम फिल्टर आउट कर देता हूँ चीजों को कि आशीष महतो की तरफ से एक ऑडियो वायरल किया जाता है। आशीष महतो को पर पार्टी 5 साल के लिए निलंबित कर चुकी है। उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। क्या आशीष महतो ने जो कृत्य किया उसके लिए उषा महतो की जिम्मेदार नहीं है? उनके प्रति तो हमें कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है, तो हम कैसे उषा महतो को उस तराजू में तोले? हम उनको एक सामान्य प्रत्याशी की तरह देखें और उन्होंने तमाम जितने भी हमारे बैरियर्स थे, जिला कमेटी का हो गया, चाहे प्रोटेम प्रभारी का हो गया, चाहे हमारा प्रेसिडेंशियल बोर्ड हो गया, सबने एक मिलकर एक निर्णय लिया कि उषा महतो जी हमारे कैंडिडेट रहेंगे और वो है। क्योंकि आपकी पार्टी तो कहती है कि कोई भी प्रत्याशी हमारे जो कैंडिडेट है वो किसी भी पार्टी में रहेगी तो हम उनको रखेंगे नहीं, तो
बात ये भी आ रही कि उषा महतो की दूसरे पार्टी में भी जुड़ी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। शुरू से आप हमको एक एक साक्ष्य प्रमाण दिखा दीजिए कि उषा महतो जी किसी और पार्टी में। भैया 2-2.5 साल से तो लगातार हमारी सभाओं में आ रही थी वो। जी। मैं उनके पक्ष में होकर बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कैंडिडेट कहेंगे कि उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन 2-2.5 साल से लगातार सभाओं में जा रही। आज अगर उषा महतो का विरोध हो रहा है तो जब वो मंच पर चढ़कर भाषण दे रही थी तब लोग तालियां क्यों बजा रहे थे? विरोध उस वक्त भी होना चाहिए था। जनता ने सहज स्वीकारा है जो पार्टी ने निर्णय लिया है, और पार्टी इस पर अटल होकर आगे विजयी के लिए निकल चुकी है। अच्छा, एक और बात जानना चाहते हैं कि समन्वय समिति बैठक में जब ये बात हुई थी तब उषा महतो ने एक खुलेआम उठकर ये कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं वीडियो ऑडियो वायरल कर दूंगा। तो इसमें क्या सच्चाई है? कौन से वीडियो प्रत्याशी थे, बात कर रही है? ये बात समन्वय समिति में जो लोग थे जी, उनकी ओर से ये बात निकलकर सामने नहीं आई। जो प्रत्याशी थे उनके तरफ से ये बात निकल कर। अब इसका अगर ऐसा कुछ रहता, 11 लोग थे वहाँ, उषा जी को छोड़कर 10 लोग थे, सबके पास एक फोन था, फोन ऑन था, रिकॉर्ड कर सकते थे भैया जी। कोई प्रमाण नहीं तो बातें निराधार है। हाल ही में मिर्सा में जयराम दा का पुतला भी दहन किया गया। विरोध हर तरफ दिखने को मिल रहा है। फिर से यही कहेंगे कि इस तरह का कृत्य जो कर रहे हैं वो हमारे पार्टी और संगठन के लोग नहीं है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग हैं, और जनता हमारे साथ है। हम जीत के लिए निकल चुके हैं, जीत सुनिश्चित है। 70 सीटों पे आप लोग लड़ने वाले हैं इस बार, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्योंकि चुनौती आप लोग को बहुत बड़ा है, बड़े आप लोग पार्टी के साथ आप लोग टक्कर देने वाले हैं, तो किस तरह का आप लोग चुनौती देख रहे हैं कि आने वाला? क्योंकि लोकसभा चुनाव लोग पार किए हैं, उसमें आप लोग 3rd पोजीशन में रहे हैं, लेकिन एक भी सीट आप लोग लाए नहीं थे, तो विधानसभा में क्या उम्मीद है आप लोग का? देखिए, चुनौती जो है हमारी 70 सीटों में ही नहीं है, लगभग हम 81 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। 70 सीटों पर हमारे पास आवेदन आया है, जो प्रक्रिया था, और उसके अलावा बाकी 11 सीट्स में अगर हमें उस तरह के कैंडिडेट मिलते हैं जो हमें चुनाव में अच्छा रिजल्ट दे सके तो हम 81 सीट के साथ जाएंगे। अब बात आती है कि हम कैसे जीतेंगे चुनाव को। आज की डेट में अगर देखा जाए तो जेएमएम हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, उनके पास कोई विजन नहीं है झारखंड को कैसे बदलाव किया जाए। आज तक जिस प्रकार उन्होंने बाबा का ढाबा बनाकर झारखंड को लूटा है, सेम विजनलेस गवर्नमेंट्स आज तक हुआ है, और आगे उनके पास कोई विजन नहीं है। जेबीके से जेएलके के पास एक विजन है कि झारखंड को कैसे सुधारा जाए, कैसे झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाया जाए, और कैसे झारखंड में देखिए मूलभूत सुविधाओं से झारखंड के लोग आज तक वंचित थे। शिक्षा का स्तर कितना निम्न है, स्वास्थ्य का स्तर कितना निम्न है, तो हम इन सुविधाओं के साथ साथ उनको उनकी आइडेंटिटी दिलाने के लिए भी काम करेंगे। और आज के डेट में ऑप्शन केवल और केवल जेएलके में। डुमरी में जयराम दा खुद वहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से शिक्षा मंत्री की जो वाइफ है वो भी लड़ेंगी, तो कितना टफ है? क्योंकि वहाँ पे उनका गढ़ है, तो कैसे चुनौती को देख रहा है? देखिए, जब तक जगन्नाथ बाबू थे जी, तब तक वो गढ़ था। आज देवी देवी जी के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास एक छोटा सा भी प्लान नहीं है कि कैसे झारखंड को उद्धार किया जाए। छोटा से छोटा प्लान नहीं है। आज वो मंत्री बनकर बैठी हुई है, और मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, वो हमसे बड़ी है, हम उनका सम्मान करते हैं, पर जनता ने तो जनता की उद्धार के लिए आपको मंत्री बनाया गया, तो उनके पास कोई विजन है? आप खुद बोलिए, 5वां 6वां 7वां तक पढ़ी हुई महिला के पास क्या ऐसा विजन हो सकता है जिससे झारखंड की शिक्षा का स्तर उठ सके, कि जिससे झारखंड की पलायन को रोका जा सके? कोई मतलब उनके पास कोई विजनलेस कई बार जनता ये चीज समझ चुकी है। जनता ये चीज समझ चुकी है। आप देख सकते हैं जयराम जी का आज भी कार्यक्रम है डुमरी में। एक तरफ अगर देवी जी खड़ी भी रहती है ना, तो उनके पास 2 व्यक्ति से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, और एक तरफ 2000-3000 लोग घर से निकल कर अपना सम्मान भी दे रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, और यहाँ तक उनको आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं इस चुनाव को लड़ाने के लिए। धनबाद जब बात हो रही तो हम लोग धनबाद सीट की बात करें। धनबाद सीट में वैसे मजबूत चेहरा आप लोग उतारे नहीं है सपन मोदक के नाम पे, उन लोग अभी उनको जानते नहीं, तो धनबाद भी एक प्रचलित एरिया है, वहाँ पे कैसे आप लोग इस पर टैकल कीजिएगा? देखिए, जहाँ तक जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में हमारे पास जो लोग आए थे आवेदन, देखिए चुनाव लड़ाना है तो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति भी हमें चाहिए, तो उन व्यक्तियों में जिनका नाम आया था हमारे पास आवेदकों में, उनमें सपन मोदक जी मजबूत थे।
अब धनबाद में हम कितने मजबूत हैं, हम्म, इसका उदाहरण, इसका परिचायक मोहम्मद इखलाक अंसारी है, जो एक सामान्य वर्ग का शिक्षक आज लगभग 80,000 जनमत लेकर आज धनबाद में तीसरे पायदान पर रह सकता है। जी। तो सपन मोदक जी चुनाव जीत सकते हैं, कोई समझ नहीं। 5 लोग यहाँ से नॉमिनेशन भी किए थे, उसमें प्रकाश जी ने भी काफी मेहनत भी किया था, काफी मैनिफेस्टो में अपना बात भी बताया था कि ऐसा ऐसा प्लान हमारे साथ रहेगा, लेकिन उन्होंने ना नाराजगी जताई ना काफी खुशी अच्छा जताई। लगा, जी। मुझे भी काफी अच्छा लगा उनका इंटरव्यू देखा मैंने। वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति हमारे साथ रहेंगे पार्टी में, चूंकि हैं वो, जी। तो पार्टी को एक नया दिशा देने के लिए झारखंड में ऐसा नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिला तो उनका पार्टी में कोई उपयोगिता नहीं है। मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पर अपने स्तर से काम तो कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रकाश जी का पार्टी में काफी आने वाले समय काफी बड़ा योगदान रहने वाला है और तमाम झारखंड की जनता इसे देखेगी। धनबाद में किस तरह का आप लोग सभा करने वाले हैं आने टाइम में? देखिए, अब धनबाद में ही नहीं, पूरे झारखंड में जहाँ भी चुनाव लड़ा जाएगा, एक आने वाले समय में एक अलग ही माहौल दिखाई देगा। और हम लगभग 70 सीट पर हम लड़ रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 70 सीट में से कुछ चुनिंदा हमारे हॉट सीट है। क्या लगता है? हम जहाँ चुनाव लड़ेंगे जी। वो हमारा हॉट सीट रहेगा। 70 सीट पर लड़ रहे हैं तो 70 से 71, 75 जितना भी रहे वो हमारा हॉट सीट रहेगा। और हर सीट पर हम तमाम झारखंड वासियों से अनुरोध करेंगे कि हमें विजय घोषित करके इस राज्य को नया एक दिशा देने के लिए, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य के लोगों के आइडेंटिटी 1932 का खतियान को लागू कराने के लिए हमें मत दे अपना। गिरिडीह में जयराम दादा अपना सीट छोड़कर डुमरी से लड़ रहे हैं, गिरिडीह में किन्हीं और को दिया है, तो वहाँ पे भी मजबूती आपको दिख नहीं अभी रहा है। तक गिरिडीह का कैंडिडेट हम लोगों ने घोषणा नहीं किया, गिरिडीह सदर का। और पूरे झारखंड वासियों का ये मानना था, तमाम हमारे सेंट्रल कमेटी का ये मानना था, तमाम कैडर्स का ये मानना था कि जयराम जी डुमरी लड़े, और उन्होंने केवल अपना मन का नहीं किया है, तमाम लोगों का। बागमारा भी उनका चॉइस है। चॉइस सेकंड ऑप्शन में हमारा बागमारा है, बेरमो है, मांडू है। एक बार बैठकर विश्लेषण कर कर कौन सा सीट हमारे लिए उनके लिए सेफ रहेगा। कब तक सारा लिस्ट जारी? एक सप्ताह एक सप्ताह के अंदर लगभग सीट सारा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा नजदीक। बहुत जल्द 2-4 होने वाली दिन में है। आचार संहिता भी लगने वाली है, तो एक सप्ताह के अंदर हम लगभग सारा लिस्ट क्लियर करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जयराम दा इन दिनों काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं रिपोर्टर के प्रति भी, तो उनको कैसा? देखिए, एग्रेशन विथ प्रोग्रेशन अगर हो, जी, अगर उनके एग्रेशन से झारखंड का प्रोग्रेशन होता है, ये एग्रेशन स्वाभाविक है और ये एग्रेशन में हम अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। झारखंड के लोग उसमें अपना जो दर्द, जो पीड़ा है, उनके एग्रेशन से उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये एग्रेशन दिखेगा, आज ही नहीं, आने वाले 20 साल तक दिखेगा। संजय मेहता क्या बोलेंगे? इनके बारे में कहना कितना कहेंगे, आज से लगभग 10 इंटरव्यू हो चुका है उनके खिलाफ, तो साथ में काम किए व्यक्ति हैं, तो ज्यादा कुछ कहने का जेल, उनको अगर राजनीति ही करना था तो हमारी पार्टी से अच्छा मंच उनके पास नहीं था। अब ये क्या कॉपी पेस्ट कर दिए, सेम जेबी केसेस हमारा जो नाम था, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो झलक रही है इसमें। ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करेंगे। बीच में ऐसा क्या हो गया जो संजय मेहता को बीच? चॉइस सीट देखिए, अब हम अगर बोलेंगे कि हमको आप सिंदरी लड़ा दीजिए, अगर आप नहीं लड़ाइएगा हम पार्टी छोड़ देंगे, सेम यही सीन उनके साथ बना था। वो कोई एक पर्टिकुलर सीट चाहिए तो उनको नहीं मिला, तो उन्होंने ये निर्णय लिया। उन्होंने चुनाव भी लड़ने का घोषणा किया, तो क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछली बार उन्होंने 700 वोट लाया था, सर हो सकता है कि 600 आए। तो विवाद जो है, क्या लगता है विवाद खत्म होके आप लोग आगे बढ़िएगा? विवाद खत्म होकर हम आगे बढ़ चुके हैं। जो भी कितने सीटों पे आप लोग लग रहा है कि आप लोग जीत हासिल? हम तो कहेंगे कि 70 सीट पर अगर हम लड़ रहे हैं तो 70 पर हम जीत हासिल कराए झारखंड की जनता। एक आखिरी जनता से अपील कर दिए, अब चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह का अपील करेंगे? झारखंड की जनता से यही अपील रहेगा कि अगर उनको परिवारवाद से ऊपर उठकर अपने मत को देना है, अगर उनको उनके बच्चों के भविष्य को सुधारना है, अगर उनके पलायन, जो उनके बच्चों के पिताजी के साथ जो पलायन का जो दुख है वो तो अगर नहीं झेलना है, तो जयराम जी को वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग मेरे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी। इनसे हमने जाना कि आखिर जो विवाद चल रही है निरसा टुंडी, हालांकि कई सीटों पे ऐसे विवाद चल रहा है, तो वो विवाद को हमने जानने आए थे कि क्या कुछ जो पार्टी के हित में ये काम हो रहा है कि पार्टी से हट के बात हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, बात जो है कि
सबके समिति से बातचीत हो रही है और जो सीट जो जिनको मिली है उनको सपोर्ट भी मिलेगा, पब्लिक उनको बहुत प्यार भी दे रही है, जनसभा भी चल रहा है। आने वाला समय में जो चुनाव होगा उसमें काफी अच्छा रिजल्ट जो जेवीके जेएलके के द्वारा 70 सीट लड़ा जा रहा है विधानसभा सीट से। तो इन्होंने ये भी जताया कि काफी मात्रा में इस बार हम लोग झारखंड में सीट लाएंगे और अपने जो सरकार का अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे खबरों के लिए मदद बने रहे। जोहार, नमस्कार।